वाह, कितनी ताजी हवा है। और यह बेला के फूलों की खुशबू। नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ, कल रात हल्की बारिश होने से मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया है। भीगी हुई कलियां अभी अभी खिली हैं, जिनकी खुशबू से हमारी मैडम प्रफुल्लित हो गई हैं। अब यह अपने न्यूज रीडर वाले डायलॉग चैनल पर जाकर बोलना। पहले तो नीचे चलो, किचन अरेंज करने में मदद करो, वरना नाश्ता नहीं बनेगा और फिर से तुम्हें इडली और नारियल की चटनी खानी पड़ेगी। ना बाबा ना, यह इडली और नारियल की चटनी इन चेन्नई वासियों को ही मुबारक हो। मुझे तो आज तुम्हारे हाथों के गर्मा गर्म आलू पराठे खाने हैं, वह भी अदरक लहसुन की चटनी के साथ। इतना कहने के साथ ही मैंने निशा का हाथ पकड़ते हुए नीचे चलने का इशारा किया। अरे शोभित रुको, यह देखो क्या है, इतना बड़ा सा आईना यहाँ क्यों रखा है? निशा ने आश्चर्य से पूछा। तो मैंने भी छत के ऊपर देखा। एक पुरानी सीमेंट की बनी हुई पानी की टंकी थी, उसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा आईना तिरछा करके एक स्टैंड के सहारे रखा हुआ था। जब हम यहाँ आए थे तो हमारी नजर नहीं पड़ी थी, मगर अब जब सूरज की किरणें उस पर परावर्तित हो रही हैं, तो उसकी चमक ने निशा का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा तो आमतौर पर वहां लगाया जाता है जहां सोलर पैनल बना होता है, परंतु यह तो आईने जैसा है। और हमारे घर में तो बिजली की पूरी वायरिंग है और पानी भी सप्लाई होता है। रुको, मैं आज ही मकान मालिक से पूछता हूँ इसके बारे में, मैंने निशा को आश्वस्त किया। लेकिन हम लोग नीचे जाकर काम में व्यस्त हो गए और आईने वाली बात हमारे दिमाग से निकल गया। मैं पिछले 2 वर्षों से मुंबई के न्यूज चैनल में काम करता था, जहाँ चेन्नई ब्रांच में न्यूज रीडर के लिए मेरा ट्रांसफर हुआ तो निशा बहुत दुखी हो गई थी। वहां का रहन सहन, खान पान, बोली भाषा सब कुछ अलग है शोभित। मैं कैसे एडजस्ट करूंगी? आन्या भी अभी छोटी है, ऊपर से साल भर गर्मी का मौसम। चिंता मत करो, कंपनी हमें वहां रहने को घर देगी। मैं पहले ही कह दूंगा कि जहां उत्तर भारतीय ज्यादा रहते हो वहीं पर घर दे, और वह भी समंदर से काफी दूर। मैंने निशा को समझाने की कोशिश की। मैं जानता था निशा चेन्नई क्यों नहीं जाना चाहती। एक तो शुद्ध शाकाहारी निशा को मछली की महक बिल्कुल पसंद नहीं। ऊपर से 2004 में आई सुनामी में उसका बड़ा भाई, जो चेन्नई में ही काम करता था, लापता हो गया। इसलिए उसके मन में समुद्र के नाम से ही दहशत हो गई थी। यह जगह चेन्नई के पेरम्बूर इलाके में थी, जो समंदर से काफी दूर है। मेरा दफ्तर चेन्नई सेंट्रल के पास है, जो यहाँ से काफी दूर है। मगर मैंने निशा की खुशी के लिए हामी भर दी थी। मुझे हर रोज लोकल ट्रेन की सवारी करना मंजूर था, मगर निशा की सहूलियत ज्यादा जरूरी थी। पेरम्बूर में महानगर की भीड़ भाड़ नहीं है। जो घर हमें दिया गया था वह काफी पुराना था, मगर मकान मालिक ने हमारे आने से पहले ही मकान को पेंट और साफ सफाई करवा दी थी। पड़ोसी भी हिंदी भाषी क्षेत्रों के ही थे। आसपास हरियाली भी थी, यानी कुल मिलाकर निशा के मन मुताबिक जगह थी। अरे बैठे बैठे क्या सोचने लगे? नाश्ता तैयार है, तुम नाश्ता करो, तब तक मैं आन्या को नहला देती हूँ। निशा आन्या को नहलाने की तैयारी करने लगी और मैं नाश्ता करते करते सोशल मीडिया की सैर करने लगा। लेकिन इन सब के बीच में मकान मालिक को फोन करके शीशे के बारे में पूछने की बात भूल गया। 2-3 दिनों में घर का सामान भी पूरी तरह व्यवस्थित हो गया। आजकल यहाँ लगभग हर रोज बारिश हो रही थी, इसलिए मौसम भी खुशनुमा बना हुआ था। एक दिन तड़के ही निशा की चीख से मेरी नींद खुली। शोभित, शोभित जल्दी उठो, आन्या बिस्तर पर नहीं है, यही कहीं होगी, ध्यान से देखो, तुम्हारे पीछे पीछे निकल गई होगी। जब मैं उठी तो वह तुम्हारे बगल में ही सो रही थी। अभी जब मैं बाथरूम से होकर आई तो वह यहाँ नहीं थी। निशा की आंखों में आंसू आ गए थे। छत पर देखा तुमने? शोभित, आन्या 2.5 साल की बच्ची है, वह छत पर अकेली कैसे जा सकती है? निशा ठीक ही कह रही थी। फिर भी मैं छत पर चला गया। पीछे पीछे निशा भी आ गई, लेकिन आन्या वहां भी नहीं थी। हम दोनों ने पुकारा भी, मगर कोई आवाज नहीं आई। उतरते वक्त फिर से मेरी नजर उस चमकदार शीशे पर पड़ी। अभी मैं मन ही मन कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था कि अचानक अन्ना की आवाज सुनाई दी और हम दोनों धड़धड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर आए। नीचे आकर देखा तो अन्या कपड़ों की अलमारी के पास बैठी कपड़ों से खेल रही थी। अरे यह यहाँ कैसे आ गई? अभी तो मैं ढूंढ कर गई थी, लेकिन अन्या तो यहाँ नहीं थी। निशा आश्चर्यचकित हो रही थी।
यह तुम्हारे साथ लुका छुपी खेल रही थी, मैंने अन्ना को गोद में उठाते हुए कहा। आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा था, मगर आन्या मिल गई थी, इसलिए मैं कुछ और नहीं सोचना चाहता था। इस घटना के बाद निशा अब एक पल के लिए भी आन्या को अकेला नहीं छोड़ती थी। रविवार को मेरी छुट्टी रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पड़ोसियों से थोड़ी जान पहचान कर ली जाए, ताकि निशा और आन्या का मन लगा रहे। हमारे घर के दाहिनी तरफ तो एक बड़ा सा बागीचा था, जहां लोग टहलते थे। बाईं तरफ कई घर थे। सबसे नजदीकी में एक गुजराती परिवार रहता था, जिग्नेश भाई का। हम लोग जब उनके घर गए तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमारी आवभगत की। आन्या तो 5 मिनट में ही जिग्नेश भाई और उनकी पत्नी से घुल मिल गई। वे लोग पिछले 10 वर्षों से यहाँ रह रहे थे। उनका एक ही बेटा है, जो अपने परिवार के साथ दुबई में रहता है। बातों बातों में मैंने जिग्नेश भाई से आन्या के गायब होने और मिल जाने की बात कही, तो उनके चेहरे पर कुछ सिलवटें आ गई। चलो अच्छा हुआ कि आन्या गायब होकर फिर से मिल गई। मिस्टर गुप्ता और उनकी पत्नी तो आज तक नहीं मिले। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने आश्चर्यचकित होकर जिग्नेश भाई से पूछा। 10 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो उस घर में गुप्ता जी और उनकी पत्नी रहते थे। मुझे यहाँ आए हुए 10-15 दिन ही हुए थे कि अचानक वे घर से गायब हो गए। कहाँ गए, क्या हुआ, किसी को नहीं पता चला। हो सकता है कि वे लोग कहीं दूसरी जगह रहने चले गए हों। अगर वे लोग कहीं दूसरी जगह रहने जाते तो घर का सामान लेकर और घर में ताला लगाकर जाते। 2-3 दिन बाद किसी ने मकान मालिक को खबर कर दी, तो उसने आकर सारा सामान गाड़ी में रखवाकर कहीं भिजवा दिया और घर को बंद कर दिया। उसके बाद अब आप लोग आए हैं। जिग्नेश भाई के चेहरे से लग रहा था कि उस घटना ने इन्हें बहुत प्रभावित किया। वह तो अच्छा हुआ कि निशा जिग्नेश भाई की पत्नी के साथ अंदर वाले कमरे में थी, वरना यह सब सुनकर तो वह बहुत परेशान हो जाती। वैसे परेशान तो मैं भी हो गया था, मगर मेरा पेशा ही कुछ ऐसा है कि इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करने देता। मैं जानता हूँ कि सुनी सुनाई बातों में सच्चाई कम और अफवाह ज्यादा होती है। फिर भी मैंने मकान मालिक से मिलकर इस सच्चाई का रहस्य जानने का फैसला कर लिया। अगले दिन मैंने आधे दिन की छुट्टी ली, ऑफिस से अपने मकान मालिक का एड्रेस लिया और निकल पड़ा। मैंने निशा को कुछ भी नहीं बताया था। कैब बुक कर ली थी, इसलिए आसानी से मकान मालिक सिद्धार्थ के घर पहुंच गया, वरना यहाँ की गलियों के नाम का स्पष्ट उच्चारण मुझसे नहीं हो पाता था। सिद्धार्थ मेरा ही हम उम्र था और उत्तर भारतीय था, मगर वह और उसके माता पिता पिछले कई दशकों से चेन्नई में ही रह रहे थे। मैंने जब उससे जिग्नेश भाई की आशंका और आन्या के गायब होने की बात कही तो उसने मुझे स्पष्ट कहा कि यह सब अफवाह है। मैं तो पत्नी के साथ मॉस्को में रहता था। पिताजी की मृत्यु के बाद उनका कारोबार संभालने मुझे यहाँ आना पड़ा। वैसे एक बार पिताजी ने मुझे बताया था कि गुप्ता दंपति अचानक वहां से चले गए। वे निसंतान थे तथा किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते थे। उनके स्थायी आवास पर भी जाकर पता किया, मगर वे वहां भी नहीं पहुंचे थे। एक बार पिताजी रामेश्वरम गए थे, तब संतों की एक टोली में गुप्ता दंपति को देखा था। वे दोनों ही अर्ध विक्षिप्त अवस्था में थे। उन्होंने पिताजी को भी नहीं पहचाना। पिताजी ने उन्हें वापस चेन्नई लाने का प्रयास भी किया, मगर उनके साथियों ने आपत्ति जताई। पिताजी भी अकारण किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए गुप्ता दंपति को वापस लाने का विचार त्याग दिया। बाद में पड़ोसियों ने घर के बारे में अफवाह फैलानी शुरू कर दी, इसलिए पिताजी ने उसे बंद कर दिया। मैंने भारत आने के बाद कुछ कंपनियों से कांटेक्ट करके अपने कई पुराने घरों को किराए पर लगा दिया है। और रही बात अन्ना के गायब होने की, तो यह एक मात्र संयोग है। मेरी मानिए तो आप एक फुल टाइम मेड रख लीजिए। आप कहेंगे तो मैं आपके लिए कोई हिंदी भाषी मेड ढूंढ दूंगा। सिद्धार्थ ने धैर्य पूर्वक मेरे सभी सवालों का जवाब दिया। अरे नहीं नहीं, धन्यवाद, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि निशा को अपनी बेटी के लिए या घर के कामों के लिए मेड रखना कतई पसंद नहीं है। मैं एक बात और पूछना चाहता था आपसे। अचानक मुझे कुछ याद आया। हमारे घर के ऊपर जो एक बड़ा सा आईना लगा है, वह क्या है, क्यों है? मैंने सिद्धार्थ के किसी जवाब का इंतजार किए बगैर ही कई प्रश्न किए। इसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानता, बस इतना पता है कि बहुत सालों पहले मेरे पिताजी के एक वैज्ञानिक मित्र वहां रहते थे।
उन्होंने ही वह शीशा वहां लगवाया था। हालांकि उसकी वजह से किसी तरह की कोई असुविधा ना होने के कारण उसे हटवाने का विचार ही नहीं आया। मगर आपको अगर कोई परेशानी हो तो उसे आज ही हटवा देता हूँ। वैसे काफी बड़ा और भारी शीशा है, हटवाने के चक्कर में टूट भी सकता है। सिद्धार्थ की बातों में उसकी असुविधा स्पष्ट दिख रही थी। नहीं नहीं, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो उत्सुकता बस पूछ बैठा। मैं जानता था कि मेरे इस जवाब से सिद्धार्थ को कितनी तसल्ली मिली होगी। वैसे आज आस पड़ोस में वह घर कनड्डू वीडू के नाम से प्रसिद्ध है, मोहल्ले का एक पहचान बन गया है। सिद्धार्थ ने मुझे आगे बताया। कनड्डी वीडू क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए पूछा। हाँ, हिंदी में शीशे वाला घर या शीश महल कह सकते हो, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। चलो अच्छा है, अब हम भी इसे शीश महल ही कहेंगे, शायद शहजादे सलीम वाली फीलिंग आ जाए। मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया। घर आकर मैंने सिद्धार्थ से मिलने वाली बात निशा को बताई। कनड्डी वीडू वाली बात पर वह भी हंसे बिना ना रह सकी। चलो कम से कम एक तमिल शब्द तो सीख लिया। छत वाले शीशे की हकीकत जानकर निशा भी पूरी तरह आश्वस्त हो गई। मगर मैंने उसे गुप्ता दंपति वाली कहानी नहीं बताई। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। बारिश का मौसम समाप्त हो गया था, इसीलिए हम रविवार को आसपास में घूमने निकल जाते थे। आन्या भी पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुश मिजाज हो गई थी। शायद यहाँ की आबो हवा का असर था या निशा की देखरेख का। जिग्नेश भाई हमारे अच्छे पड़ोसी बन गए। सिद्धार्थ से भी मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दो बार वह हमारे घर भी आया। इन सबके बीच एक घटना जो हर रोज होती थी वह यह थी कि आन्या हम दोनों से पहले जग जाती थी और बेड से उतरकर चुपचाप कपड़े की अलमारी के पास खेलती रहती थी। आन्या के कारण मुझे हर रोज कपड़े अरेंज करने पड़ते हैं। पता नहीं इसे क्यों इतना प्रेम है इन कपड़ों से। घबराओ नहीं, थोड़ी बड़ी होगी तो यह खुद ही कर दिया करेगी। लड़कियों वाले गुण अभी से दिखते हैं इसमें। यह कहते हुए मैं आन्या को गोद में ले लेता हूँ और आन्या घर के कामों में लग जाती। मगर मैं जानता था कि बच्चे कुछ भी अकारण नहीं करते, वह भी नियमित रूप से। मगर मैं यह सब कहकर निशा को परेशान नहीं करना चाहता था। मैं आन्या को अब हर रोज पास वाले पार्क में घुमाने भी ले जाता था। उसे वहां बहुत अच्छा लगता था और मुझे भी, क्योंकि आन्या की तोतली बोली के कारण मेरे भी बहुत सारे लोगों से बातचीत हो जाती थी। एक दिन आन्या की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, वह सो रही थी, इसलिए मैं अकेला ही पार्क में चला गया। लेकिन वहां पहुंचकर याद आया कि अपना मोबाइल तो घर पर ही भूल आया हूँ। मैं जाने की सोच ही रहा था कि मुझे निशा आती हुई दिखी। तुम्हारे बॉस का फोन आ रहा था, कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारा फोन लेकर आ गई। चलो मैं भी घर चलकर ही बॉस से बात कर लेता हूँ। अभी मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि निशा चीख पड़ी। शोभित, अपने घर की छत पर देखो, कौन है वह? और उसकी गोद में आन्या है। मैं तो आन्या को सुलाकर आई हूँ अभी अभी। जल्दी चलो शोभित। निशा की घबराती आवाज सुनकर मैंने भी छत की तरफ देखा। हमारे घर की छत पर एक स्त्री थी जो काले रंग का लिबास पहने हुए थी और सिर पर भी काला स्कार्फ बांधा था। स्त्री का चेहरा दिख नहीं रहा था। उसने आन्या को कंधे पर रखा था। मैं भी यह सब देखकर बेहद डर गया। हम लगभग दौड़ते हुए घर पहुंचे। निशा तो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि मेन गेट का ताला भी नहीं खोल पा रही थी। उसकी मनोस्थिति भांपते हुए मैंने उसके हाथ से चाबी ली और गेट खोला। हम दौड़कर सीधे छत पर पहुंचे, मगर वहां कोई नहीं था, ना ही किसी के होने का कोई निशान था। जो दृश्य हम दोनों ने एक साथ देखा था उसे मैं भ्रम नहीं मान सकता था। निशा रोती हुई आन्या को पुकारने लगी और मेरी नजर फिर से उस शीशे पर चली गई। कहीं यह सब इस शीशे की वजह से तो नहीं? नहीं, मैं यह सब कैसे सोच सकता हूँ? यह तो मेरा स्वभाव नहीं है। नीचे चलो, कमरे में देखते हैं। मैं निशा को लगभग घसीटते हुए कमरे में लेकर आया। बेडरूम में आते ही एक सुखद आश्चर्य हुआ। आन्या कपड़ों की अलमारी के पास सो रही थी। निशा ने उसे गोद में उठाकर सीने से चिपका लिया। इधर मैं इस सोच में पड़ गया कि अगर आन्या यहाँ है तो वह सब क्या था जो हम दोनों ने पार्क से अपने घर की छत पर देखा था। निशा के पार्क जाने में और हम दोनों के वापस आने के बीच में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे होंगे।
इसी बीच ऐसी कौन सी औरत थी जो आन्या को छत पर ले गई, वह भी बंद कमरे में। शोभित, आन्या के मुंह से और कपड़ों से अजीब सी बदबू आ रही है। निशा की आवाज ने मेरी सोच को विराम दे दिया। यह तो मछली जैसी बदबू है। मैं आन्या के मुंह को सूंघते ही पहचान गया। ऐसा कैसे हो सकता है शोभित? इस घर में जरूर कुछ है। तुम सिद्धार्थ को बुलाओ, हमें नहीं रहना यहाँ। हम जल्दी ही घर को छोड़ देंगे। निशा घबरा कर हाँफने लगी। निशा, तुम घबराओ मत, मैं अभी सिद्धार्थ से बात करता हूँ। मैंने जल्दी से पानी लाकर निशा को दिया और आन्या को भी बिस्तर पर लिटा दिया। घबरा तो मैं भी रहा था, मगर मैं इन सब बातों का कारण जाने बिना यह घर नहीं छोड़ना चाहता था। मैं जानता था कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है, मगर मैं भूत प्रेत में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। खैर, मेरे फोन करते ही सिद्धार्थ आ गया। तब तक आन्या भी जाग गई थी। उसका बुखार भी ठीक हो गया था, इसलिए वह सिद्धार्थ के आते ही उसकी गोद में जाकर खेलने लगी। निशा अभी तक रो रही थी। मछली की बदबू के कारण वह आन्या को गोद में नहीं ले रही थी। ओह, यह तो टूना की बदबू है। सिद्धार्थ ने आन्या को गोद में लेते ही कहा। टूना? मैंने और निशा ने लगभग एक साथ बोला। हाँ, टूना एक विशेष प्रकार की मछली होती है जिसे खाने से शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास होता है और किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होता। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी माँ बचपन में हम सभी भाई बहनों को हफ्ते में 2 से 3 दिन टूना मछली जरूर खिलाती थी। कहती थी बीमार नहीं पड़ोगे और पढ़ने में भी मन लगेगा, दिमाग तेज होगा। अन्य मछलियों से इसका स्वाद और महक अलग होता है, इसलिए मैंने पहचान लिया। सिद्धार्थ की बातों से मुझे बेहद आश्चर्य हुआ, मगर निशा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक हो या रोग प्रतिरोधक, उसके लिए तो टूना केवल एक मछली थी। और शुद्ध शाकाहारी परिवार की निशा को मछलियों से सख्त नफरत था। सोचने वाली बात तो यह है कि वह औरत कौन थी जिसे मैंने और निशा ने छत पर देखा था। इतनी जल्दी वह कहाँ गायब हो गई और आन्या को मछली किसने और कैसे खिलाई? मैं हैरत से बोला। यह सारे सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहे हैं। मेरी तरह सिद्धार्थ भी बेहद परेशान था। वैसे इतनी छोटी बच्ची को सीधे तौर पर मछली नहीं खिलाई जा सकती। उसका सूप बनाकर या फिर तेल निकालकर ही खिलाया जा सकता है। मुझे लगता है कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। तो मैं अचंभित रह गया। चाहता तो मैं भी यही था, मगर मुझे लगा कि कहीं घर की बदनामी से सिद्धार्थ नाराज ना हो जाए। वैसे जब तुम लोग घर में आए तो आन्या कहाँ थी? सिद्धार्थ की आवाज पर मैं चौंका। वहीं जहां हमेशा रहती है, इस अलमारी के पास। इस बार निशा ने जवाब दिया। सिद्धार्थ निशा की बात सुनते ही अलमारी में रखे कपड़ों को उठा उठाकर सूंघने लगा। शोभित, टूना की बू यहाँ भी है क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सारे धुले हुए कपड़े यहाँ रखे हैं। निशा परेशान हो उठी। सिद्धार्थ ने एक एक करके सारे कपड़े अलमारी से बाहर निकाल दिए और उस अलमारी का मुआयना करने लगा। यह दीवार से लगी हुई सीमेंट की बनी पुरानी अलमारी थी। मैंने इसमें बोर्ड लगवा दिया था ताकि अच्छा दिखे। यह नीचे वाला रैक छूने में अजीब सा है। मतलब? मैंने सिद्धार्थ की बात को समझने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, ऊपर की तीनों रैक को छूने पर यह दीवार जैसा लग रहा है, मगर यह नीचे वाला किसी धातु जैसा। सिद्धार्थ ने जब उसे हाथ से थपथपाया तो उसकी आवाज से उसका शक स्पष्ट हो गया। तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। मुझसे पहले सिद्धार्थ ने लपक कर दरवाजा खोल दिया। सामने एक वर्दीधारी पुलिस ऑफिसर को देखकर मैं और निशा चौंक गए। मैंने ही इन्हें मैसेज किया है। ये मेरे मित्र हैं, एनके रामामूर्ति। सिद्धार्थ ने रामामूर्ति को तमिल मिश्रित अंग्रेजी में सारी बातें समझाई। मिस्टर राममूर्ति ने भी सब कुछ ध्यान से देखा। ऊपर छत पर भी गए, मगर वहां ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चल पाता कि यहाँ एक विचित्र महिला थी जो चंद मिनटों में ही गायब हो गई। क्या यह शीशा काफी दिनों से यहाँ है? राममूर्ति भी उस शीशे को देखकर चौंक गए। हाँ, तकरीबन 30 सालों से, सिद्धार्थ ने कहा। मिस्टर सिद्धार्थ, आप इसे हटा दीजिए क्योंकि यह काफी पुराना है और हो सकता है कि किसी दिन टूटकर नीचे गिर जाए।
ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। मैं आज ही हटवाता हूँ इसे। सिद्धार्थ ने अंग्रेजी में ही जवाब देते हुए अपना मोबाइल निकाल लिया। और हाँ, जल्दी ही एक इंजीनियर बुलवाकर घर की सुरक्षा की अच्छी तरह जांच करवा लीजिए, विशेषकर अलमारी की। इतना कहकर मिस्टर राममूर्ति चले गए। इसके बाद हम सब नीचे आ गए। मैंने ऑफिस में फोन करके एक दिन की छुट्टी ले ली। निशा को ऐसी स्थिति में अकेला छोड़ना मुझे उचित नहीं लगा। सिद्धार्थ भी बालकनी में खड़ा होकर मोबाइल पर बातें करने लगा और मैं निशा को सांत्वना देने लगा। घबराओ मत निशा, आज मैंने छुट्टी ले ली है। कुछ ही दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मगर तब तक मैं इस घर में नहीं रह सकती शोभित। मेरी बात पूरी होने से पहले ही निशा ने गुस्से से कहा, मैं आन्या को लेकर कोई और समझौता नहीं कर सकती। हमें आज ही यह घर छोड़ना होगा। लेकिन इतनी जल्दी कैसे हो सकता है यह सब? अगर आप लोग उचित समझें तो मैं एक सुझाव दूं। निशा की तेज आवाज शायद सिद्धार्थ के कानों तक भी जा चुकी थी। मुझे यह सब बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में सिद्धार्थ की गलती बस इतनी थी कि वह इस मकान का मालिक था। अगले 3-4 दिनों में मैं इस घर की पूरी जांच करवा दूंगा। शीशा तो आज शाम को ही हट जाएगा। मैंने सारी तैयारी आरंभ कर दी है। ऐसे में निशा और अन्य की परेशानी को देखते हुए मैं तुम लोगों से यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये 3-4 दिन तुम मेरे यहाँ मेहमान बनकर रहो। सिद्धार्थ की इस गुजारिश को हमने बिना कोई सवाल किए मान लिया और थोड़ा बहुत जरूरी सामान लेकर हम तीनों सिद्धार्थ के साथ ही निकल पड़े। सिद्धार्थ ने अपने कहे अनुसार शाम तक वह शीशा हटवा दिया और उसने हमारे आवभगत में भी कोई कमी नहीं की। सिद्धार्थ की पत्नी तो कुछ घंटों में अन्य से घुल मिल गई। अगले दिन से मैं ऑफिस भी जाने लगा। सिद्धार्थ के बताए अनुसार तीसरे दिन इंजीनियर भी जा पहुंचा। सिद्धार्थ ने मुझे और पुलिस ऑफिसर एनके मूर्ति को भी बुला लिया। इंजीनियर ने पूरे घर को अच्छी तरह से देखा। उसके बाद वह कपड़ों की अलमारी को भी अच्छे से मुआयना करने लगा। वह नीचे वाले शेल्फ को एक औजार की मदद से खुरचने लगा। आपका कहना सही है सिद्धार्थ, यह शेल्फ मेटल की बनी है जो काफी पुराना है। यह देखिए, इसे यहाँ से इस दीवार में फिट किया गया है। मेरे ख्याल से इस घर को बनाने के दौरान ही ऐसा किया गया होगा। लेकिन पिताजी ने तो मुझे कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सिद्धार्थ ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इंजीनियर ने वह शेल्फ बाहर की तरफ निकाल दिया। उसके बाद वहां का दृश्य देखकर हम सबकी बोलती बंद हो गई। सामने का दृश्य किसी हॉरर मूवी के क्लाइमेक्स की तरह था। सामने एक तहखाना बना हुआ था जिसकी सीढ़ियां नजर आ रही थी। अब जब इंजीनियर ने उसको पूरी तरह खींचकर बाहर निकाला तब वहां नीचे का फर्श हट गया और वहां एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देने लगा। हम चारों डरते डरते सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे का दृश्य तो ऐसा था कि अगर किसी हिंदी फिल्म में यह दृश्य होता तो फिल्म के पोस्टर पर यह कैप्शन लिखा होता, कृपया कमजोर दिल वाले ना देखें, क्योंकि यह तहखाना एक छोटा सा भूत बंगला लग रहा था। वैसे यह एक प्रयोगशाला है। मेरे घर में भी पिताजी ने लगभग ऐसा ही तहखाना बनवा रखा है, क्योंकि वे एक वैज्ञानिक थे। सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए कहा, अंधेरे की वजह से कुछ स्पष्ट दिख नहीं रहा था। मैंने मोबाइल की लाइट जलाई। पूरे कमरे में बहुत ही गंदी बदबू थी, जो शायद दवाइयों और मछलियों की मिली जुली गंध थी। उस कमरे में इतना ज्यादा सामान रखा था कि हम 4 लोग वहां मुश्किल से ही खड़े हो पा रहे थे। कमरे की दीवार से लगे छोटे छोटे 3 खाने बने हुए थे, जिनमें छोटी छोटी सफेद रंग की पारदर्शी शीशियां रखी हुई थी। वहीं नीचे एक गोलाकार टब था जिसके गंदे पानी में ढेरों मछलियां थीं। आसपास भी मछलियों के ही अवशेष बिखरे पड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक आराम कुर्सी रखी हुई थी, जिस पर काले साए जैसा कुछ दिख रहा था। आराम कुर्सी के सामने छोटी सी आयताकार मेज भी रखी थी, जिस पर कुछ पुरानी डायरी और कुछ फाइलें रखी हुई थी। मैंने जब मोबाइल की रोशनी उस आराम कुर्सी पर बैठे काले साए पर डाली तो मिस्टर राममूर्ति ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर उसकी ओर तान दी, मगर उसने कोई हरकत नहीं की। हम चारों पूरी सतर्कता के साथ उसकी तरफ बढ़े। मैंने ध्यान से देखा, यह तकरीबन वैसी ही थी जिसे मैंने अपनी छत पर देखा था। काले लिबास और सिर पर काला स्कार्फ बांधे हुए, चेहरे पर अजीब सी चमक थी जो लाइट पड़ने पर आंखों को चुभ रही थी। शायद कोई विशेष मेकअप हो, मैंने अनुमान लगाया।
उसकी आंखें बंद थी और शरीर में कोई कंपन नहीं थी। मिस्टर राममूर्ति अपना हाथ उसकी नाक के पास ले गए, मगर सांसों की आवाजाही का कोई लक्षण नहीं दिखा। तब उन्होंने उसकी कलाई पकड़ी, शायद नब्ज देखने के लिए। तभी अचानक वे चूक उठे, मानो करंट लग गया हो। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड मिस्टर राममूर्ति? इंजीनियर ने चौंक कर पूछने के साथ ही उस महिला के सिर पर हाथ रखा। इट इज नॉट ए ह्यूमन। मेरा मतलब है कि यह कोई इंसानी शरीर नहीं है। क्या मतलब है आपका? मेरी तरह सिद्धार्थ के माथे पर भी पसीना आ गया। ईडो पोम्मई इले, मेरा मतलब है यह एक खिलौना है। आप लोग इसे रोबोट भी कह सकते हैं। रोबोट? मिस्टर राममूर्ति की बात सुनकर मैं और सिद्धार्थ एक साथ बोल उठे। बोलने के साथ ही सिद्धार्थ भी उसे छूने के लिए लपका, मगर मिस्टर राममूर्ति ने मना करते हुए कहा, आप सब लोग इन चीजों को हाथ ना ही लगाएं तो बेहतर होगा। उसके बाद आनन फानन में राममूर्ति ने 2-4 फोन किए और अगले 15 मिनट में 4 पुलिस वाले एक एम्बुलेंस लेकर पहुंच गए। रोबोट होते हुए भी उस महिला को एम्बुलेंस में रखकर ले जाया गया ताकि शहर में किसी प्रकार का हंगामा ना हो। हम इसे एक रोबोटिक रिसर्च सेंटर में भिजवा रहे हैं क्योंकि हम पुलिस वाले सिर्फ इंसानी शरीर के बारे में ही पड़ताल कर सकते हैं, मिस्टर राममूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। और उस कमरे के सारे सामान को उन्होंने बड़ी ही एहतियात से पैक भी करवा दिया, साथ ही उस मकान को भी सीलबंद कर दिया। पता नहीं क्यों मुझे बड़ा दुख हो रहा था उस कन्नड़ी वीडियो के लिए। सिद्धार्थ तो जैसे संज्ञा शून्य हो गया था। यह सारा घटनाक्रम उसकी समझ से बाहर था। मैंने उसे हिम्मत बंधाया। निशा तो आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी बातें सुन रही थी। उसके लिए मेरी बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। शोभित, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारे घर की अलमारी के नीचे एक तहखाना है और उसमें एक रोबोट रहता है? सॉरी, रहती है, जो मेरी बेटी का ख्याल रखती थी। उसके बीमार पड़ने पर उसे मछलियों से बनी दवाइयां खिलाती थी ताकि वह स्वस्थ हो सके। हाँ निशा, अब तक तो मैंने जो कुछ भी देखा उसका मतलब तो यही था। क्या तुम भी नहीं देख रही थी कि यहाँ आने के बाद आन्या का स्वास्थ्य काफी अच्छा हो गया था? उसके मुंह से मछली का गंध आने के बाद से उसका बुखार भी पूरी तरह चला गया, बिना किसी दवा के। निशा ने मेरी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 1 हफ्ते से ऊपर का समय बीत गया था। अब मुझे सिद्धार्थ के गेस्ट हाउस में रहते अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सिद्धार्थ ने कह रखा था कि जब तक इस कन्नड़ी वीडियो का केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम यहीं रहें। उसके बाद वह खुद हमारे रहने का इंतजाम करवा देगा। शायद सिद्धार्थ को भी मेरे मोरल सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। मिस्टर राममूर्ति के कारण यह बात मीडिया वालों तक नहीं पहुंच सकी। यह हम सबके लिए अच्छी बात थी। उस घटना के ठीक 10 दिन बाद मिस्टर राममूर्ति ने मुझे और सिद्धार्थ को पुलिस स्टेशन में बुलाया। अगले दिन सुबह मैं और सिद्धार्थ पुलिस स्टेशन गए। हम दोनों ही उस कन्नड़ी पोम्मई के बारे में जानने को बेहद उत्सुक थे।